ध्यान देना कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम अल्फा बीटा रेडिएशन स्टडी कर चुके हैं। अब मेरे को आज गामा रेडिएशन का स्टार्ट करना है, और इसके पहले हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की सीरीज में पैरेलल में वो भी ले चुके हैं। अब मेरे को जो स्टार्ट करना है, जैसे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, न्यूक्लियस जो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, और बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, या फिर पॉजिट्रॉन या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। और साथ में कभी भी वो अल्फा एमिट करेगा, कोई भी न्यूक्लियस अगर अल्फा एमिट कर रहा है या बीटा एमिट कर रहा है, तो साथ में 99.9% है कि वो गामा रेडिएशन जरूर एमिट करेगा। गामा रेडिएशन वो जरूर एमिट करेगा। वो स्टडी करना में थ्योरीज ऑफ स्टेबिलिटीज के अंदर हमने इवन और थ्योरी पढ़ ली है, मैजिक नंबर थ्योरी पढ़ ली है, एन बाय पी रेशियो वाली थ्योरी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। एन बाय पी रेशियो हर केस में बढ़ता है, एन बाय पी रेशियो हर केस में बढ़ता है, चाहे वो अल्फा मिशन हो, पॉजिट्रॉन एमिशन हो, कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो। बस एक केस में कम होता है, वो बीटा मिशन के अंदर। बीटा मिशन में कम होता है, वो मैं बता चुका लास्ट टाइम कैसे कम होता है। तो अब इसमें जो हमें स्टडी करना है गामा रेडिएशंस। गामा रेडिएशंस गामा रेडिएशन कैसे एमिट होती हैं, ध्यान देंगे। गामा रेडिएशंस, कोई भी न्यूक्लियस अगर एक्साइटेड स्टेट में है, कोई भी न्यूक्लियस है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में, मैंने ए है न्यूक्लियस, ए नहीं इसको एक्स मानते हैं, ये हम यूज करते हैं टर्म्स। एक्स कोई न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में, जेड इसका मान लिया मैंने एटॉमिक नंबर है, और ए इसका एटॉमिक मास है। जेड एटॉमिक नंबर है, ए एटॉमिक मास है। तो इस केस में क्या होगा, जब इसने ये भी एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में इसको स्टार से शो कर देते हैं। मान लिया मैंने इसकी एनर्जी भी 100 किलो जूल है, 100 किलो जूल इसकी एनर्जी है, 100 किलो जूल एनर्जी है। जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब अपने स्टेबल स्टेट में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा एक्स, तो उस केस में ये ए बन जाएगा, नॉर्मल बन गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया, स्टेबल ज्यादा हो गया जेड। और मान लिया मैंने इसमें 60 किलो जूल एनर्जी रह गई इसकी, तो ये 40 किलो जूल का ये ग्राउंड स्टेट में, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट, और ये है एक्साइटेड स्टेट में। तो ये 40 किलो जूल का 40 किलो जूल का क्या एमिट कर देगा, गामा रेडिएशन। 40 किलो जूल की गामा रेडिएशन को ये एमिट कर देगा, ठीक है ना। तो ये बस ध्यान रखना है, 40 किलो जूल के गामा रेडिएशन को एमिट कर देगा, इस चीज को ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये हो गया यहाँ पे। अब इसको ये होता कैसे एक्चुअल में, जैसे कोई भी न्यूक्लियस, ध्यान देंगे, कोई भी न्यूक्लियस, ये स्टेट मान ली मैंने, था यहाँ पे, इसने इसने एमिट किया सपोज अल्फा पार्टिकल, जैसे किए अल्फा पार्टिकल, इसने कर दिया, एमिट करते ही कहाँ पहुंच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये स्टेट ली, ये है एक्साइटेड स्टेट। जैसे इलेक्ट्रॉन्स का होता है, उसमें एनर्जी देनी पड़ती थी, इसमें ये एमिट करके कहाँ पहुंच गया, हायर स्टेट में। एमिट अल्फा एमिट करे और बीटा एमिट करे, ये पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। अब ये ग्राउंड स्टेट में जब रिटर्न करेगा, ये ग्राउंड स्टेट में जब रिटर्न करेगा, शेल N1 था, ये N2 था, तो ये पहुंच गया एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये ग्राउंड स्टेट में आएगा, जब ये न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये एमिट कर देगा गामा रेडिएशंस, तो ये एमिट कर देगा गामा रेडिएशंस। दोबारा ध्यान देंगे एक बार, क्या बोला है, एक बार ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस था, ये था हमारा एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में कैसे आया, न्यूक्लियस ने जब एमिट किया अल्फा पार्टिकल्स को या बीटा पार्टिकल्स को, तो ये एक्साइट हो जाता है हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल N2 पे एक्साइट हो गया। वहां से जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है, जब वहां से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये गामा रेडिएशन एमिट कर देता है, तब वहां से ये गामा रेडिएशन एमिट कर देता है। तो ये मैंने दिखाया यहाँ पे, न्यूक्लियस है एक्साइटेड स्टेट में, एक्स 100 किलो जूल इसकी एनर्जी थी, 100 किलो जूल इसकी एनर्जी थी एक्साइटेड में। ग्राउंड स्टेट में आया तो 60 किलो जूल एनर्जी रह गई, तो 40 किलो जूल का ये गामा रेडिएशन एमिट कर देगा, 40 किलो जूल की गामा रेडिएशन एमिट कर देगा। गामा रेडिएशन क्या होती हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या EM वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, हाईली एनर्जेटिक, ऐसे लिखना बोला, हाईली एनर्जेटिक EM radiations, and when they are emitted there is no change in atomic number and atomic mass, there is no change in atomic number and atomic mass,
कोई भी चेंज नहीं आएगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में, सही ना, कोई भी चेंज नहीं आएगा एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस with no change in atomic number and atomic mass when gamma particles is emitted, when gamma radiations are emitted। तो यहाँ के अंदर, और ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे। मैं एक बार थोड़ा सा इसको रिव्यू कर रहा हूँ, ध्यान देंगे इधर। एक बार दोबारा सुन लेंगे। इसमें है क्या, जैसे मान लिया मैंने कोई भी न्यूक्लियस था, कोई न्यूक्लियस था, ये गामा रेडिएशन के बारे में बता रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा में बता चुका हूँ गामा रेडिएशन के बारे में। कोई भी न्यूक्लियस था ए, कोई न्यूक्लियस था ए, इसने गामा पार्टिकल्स एमिट किए, गामा पार्टिकल्स एमिट करते ही, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए, सपोज अल्फा या बीटा एमिट किया, अल्फा और बीटा एमिट करते ही ये इसका डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा, दिस पेरेंट न्यूक्लियाई, ये बना डॉटर न्यूक्लियाई। डॉटर न्यूक्लियाई पहुंच जाएगा हमारा, डॉटर न्यूक्लियाई पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, डॉटर न्यूक्लियाई पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में। मैंने बताया भी न्यूक्लियस था, ये जैसे ही एमिट करेगा अल्फा को या बीटा को, ये पहुंच जाएगा एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस, और यहाँ पे इसकी एनर्जी कुछ ऐसे सोचना है इस तरीके से, यहाँ पे इसकी एनर्जी जो है, यहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाएगी ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये ऊपर पहुंच गया डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई ऊपर पहुंच गया, कुछ सिमिलर प्रोसेस हो रहा है किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन का जब एक्साइट होता है एनर्जी गेन करके, यहाँ पे ये, यहाँ पे क्या कर रहा है ये, पेरेंट न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो रहा है डॉटर न्यूक्लियाई में, तो अल्फा और बीटा साथ में एमिट हुए, अल्फा और बीटा साथ में एमिट हुए, न्यूक्लियस पहुंच गया हायर स्टेट में डॉटर न्यूक्लियाई। जब यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा, ये जब यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा, दोबारा ध्यान दे देंगे एक बार। इसमें क्या था, ए था, एक्साइट हुआ, ए पेरेंट न्यूक्लियाई था, डॉटर न्यूक्लियाई है, गामा रेडिएशन स्टडी कर रहे हैं हम, गामा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, डॉटर न्यूक्लियाई है, अल्फा पार्टिकल एमिट करते ही या बीटा पार्टिकल एमिट करते ही ये हायर स्टेट पे चला जाएगा। जब ये हायर स्टेट पे चला गया, ये चला गया हायर स्टेट, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे इसकी लाइफ कम होगी, एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है नीचे। जैसे ही यहाँ पे आएगा, तो ये डॉट है, तो ये दोबारा अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा, तो ये गामा रेडिएशन, गामा रेडिएशन जो स्पीड ऑफ से मूव करती है, रेडिएशन जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेंगे, क्लियर, दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखना इसके अंदर, गामा रेडिएशन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। गामा की वेलोसिटी सबसे होती है, बीटा की ज्यादा होती है, बीटा की तो वेरिएबल का मैंने तुम्हें अल्फा की निकाली थी, बीटा की जो वेरिएबल होती है, मतलब ये लग मान के चलो 3% से लेकर 99% स्पीड ऑफ लाइट तक मूव कर सकते हैं, 3% से लेकर 99% ऑफ द स्पीड लाइट, गामा की स्पीड ऑफ लाइट, और अल्फा की कम होगी स्पीड, लेकिन ये वेरिएबल नहीं होती, फिक्स होती है। बीटा की, चाहे वो पॉजिट्रॉन है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेरिएबल स्पीड होती है, इसकी वेरिएबल स्पीड होती है। तो ये बस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन भी अगर देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया यहाँ पे, प्लस माइनस, तो गामा रेडिएशन स्ट्रेट चली जाएंगी, ये गामा रेडिएशन स्ट्रेट चली जाएंगी, गामा रेडिएशन मूव, क्योंकि चार्जलेस है, दे विल मूव स्ट्रेट। और ऐसे ही बीटा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ, इस तरह से ये बीटा होंगे जो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन ही मानते हैं। और जो क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स है, वो डिफ्लेक्शन होगा लेकिन कम होगा, थोड़ा डिफ्लेक्शन कम होगा, हैवी होते हैं इसलिए डिफ्लेक्शन कम होगा इसका, क्योंकि ये हैवी होते हैं, ज्यादा मास होता है, इसलिए डिफ्लेक्शन कम होता है, ये अल्फा पार्टिकल्स। बीटा का डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो अल्फा का डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो ये मैंने गामा पार्टिकल के बारे में बता दिया है कि क्या होते हैं गामा पार्टिकल्स। क्या था, पेरेंट न्यूक्लियाई ने डॉटर न्यूक्लियाई बनाया, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल एमिट किए, तो ये डॉटर न्यूक्लियाई जो बना, ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, न्यूक्लियस इसका एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, यहाँ पे इसकी लाइफ कम है, जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो गामा रेडिएशन को एमिट कर देगा। दक्ष, चलो गामा रेडिएशन मैंने बता दिया तुम्हें, गामा रेडिएशन क्या है, ईएम वेव्स,
when they are emitted then there is no change in mass or atomic number. Yes, when they are emitted then there is no change in mass or atomic number. नोट कर लेंगे आगे, नेक्स्ट नोट कर लेंगे आगे इसके। एक पार्ट रह गया था ना, गामा हो गया, ये पॉजिट्रॉन एमिशन कर लेते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन हालांकि कुछ खास नहीं है इसके अंदर। पॉजिट्रॉन एमिशन +1 E0 मैंने बताया था, ये बता दिया ना पॉजिट्रॉन एमिशन। श्रेया अभी एक टॉपिक बताया गामा रेडिएशंस। पॉजिट्रॉन एमिशन मैंने तुम्हें बता दिया था, जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो कन्वर्ट होता है किसमें, न्यूट्रॉन में और एक पॉजिट्रॉन में। +1 E0 +1 साथ में क्या एमिट होगा, पॉजिट्रॉन है तो क्या होगा, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एमिट होगा, इसमें न्यूट्रिनो एमिट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन के इस पॉजिट्रॉन के जस्ट ऑपोजिट एनर्जी लेगा। मैंने इसका ग्राफ वगैरह सब कुछ बताया हुआ तुम्हें, इसके बारे में सारी डिटेल दी हुई है कि ये टोटल एनर्जी यहाँ पे जो क्यू निकलता है, उस क्यू एनर्जी को जब चेक किया गया, उस क्यू एनर्जी को चेक किया गया तो न्यूक्लियस, जो कोई न्यूक्लियस था जिसने पॉजिट्रॉन, जैसे अगर मैंने मान लिया Na11 से 22, ये रेडियो एक्टिव है, इसमें बना Ne10 22 प्लस एक पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, +1 E0 पॉजिट्रॉन बाहर निकल गया, साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो प्लस क्यू एनर्जी निकली। ये क्यू एनर्जी जो है ना, ये मैक्सिमम कौन लेगा, पॉजिटिव ये ले लेगा। मान लो मैं क्यू एनर्जी जो निकली वो 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 9 ले गया, 9 या 8 मान लो, 8 ले गया पॉजिट्रॉन, 8 मिलियन 8 MeV ये कौन ले गया, पॉजिट्रॉन, +1 E0 ये ले गया 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन। और 0.08 ले गया मान लो, या 0.1 ही मान लो, सिंपल लेंगे, 0.1 ले गया कौन, नियोन वाला 10 22 ये ले गया। तो बची हुई जो एनर्जी है, बची हुई जो 1.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो कौन लेके जाएगा, ये इतना ये चीज आई। इसलिए ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन विच इज चार्जलेस, मासलेस, इनविजिबल, वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तब इसकी डिस्कवरी हुई थी कि क्या कहते हैं, अब जो बची एनर्जी वो एक्चुअल में गई कहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंट ऐसे मान लिया गया है, ये हिट एंड ट्रायल लगाए गए हैं सारे, ये मान लिया गया है कि बाकी एनर्जी जो है कोई और पार्टिकल जो है जैसे न्यूट्रिनो वो ले गया होगा। इस तरह से इसकी डिस्कवरी हुई थी, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, जस्ट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन। अगर मोमेंटम भी माने तो इसका +12 ले लिया, स्पिन मोमेंटम, इसका +12, इसका +12, इसका +12, तो इधर तो मोमेंटम ज्यादा आ रहा है, इसलिए लेना पड़ा है इसका मोमेंटम -12। तो जस्ट फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन ये न्यूट्रॉन जो एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट हुआ पॉजिट्रॉन के साथ। ध्यान देंगे, बस इसमें ध्यान देंगे एक बार कि इसमें क्या होगा, Na11 22 है। दक्ष आवाज क्लियर आ रही है वैसे कि नहीं? यस सर, आ रही है। बीच में बड़ी दिक्कत आ रही है तो चलो, +1 E0 ये +1 E0 है। इसमें तुम बताओ मेरे को क्या फर्क पड़ा उस पर, प्लस पॉजिट्रॉन आया तो न्यूट्रिनो मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आया तो एंटी न्यूट्रिनो मिलेगा, क्यू एनर्जी यहाँ पे। ये न्यूट्रिनो है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिनो, वेरिएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनविजिबल, मासलेस, चार्जलेस पार्टिकल। अब तो मैंने N/P रेशियो क्या हुआ इस केस में, पहले N/P कितना था, N/P कितना था ये 11/11, 11/11 था, अब कितना हो गया 12 बाय कितना हो गया अब 10, 1.2 बढ़ गया कि नहीं, अब हो गया 1.2, पहले कितना था 1। तो N/P रेशियो इस केस में भी बढ़ गया है, हर केस में बढ़ता है, सिर्फ किस केस में कम होता है, बीटा जब एमिशन होगा तब कम होता है। एक और पार्टिकल है जो बहुत कम यूज होगा, बहुत कम यूज होगा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है, ध्यान देना, न्यूक्लियस जो है ये के शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ये के शेल का इलेक्ट्रॉन है इसको कैप्चर कर लेता है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ से एक्सरेज एमिट होती है। एक तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और दूसरा दूसरा जब न्यूक्लियस कैप्चर करेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा तो क्या होगा, प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रॉन में।
वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन के अंदर। तो इससे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, कम। तो कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लिया मैंने K 1940 है रेडियो एक्टिव, पहले सोडियम लिया था, नीचे पोटेशियम ले रहा हूँ। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया कैसे, न्यूक्लियस ने, इसके न्यूक्लियस ने K शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, तो ये आर्गन आ गया 1840। 1840 तो N/P रेशियो क्या होगा इसमें, N/P रेशियो क्या हो जाएगा इसमें, चेक करो एक बार। यहाँ पे क्या आ रहा है अभी, 21/19। इधर क्या आ रहा है, 22/18। दिख ही रहा है कि N/P रेशियो विल इंक्रीज। N/P रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डॉटर न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या हो जाएगी, डॉटर न्यूक्लियाई की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक पोजीशन आगे की एक पोजीशन पीछे। चेक करो, पीछे आ गई ना पोजीशन, पहले 19 फर्स्ट ग्रुप था, तो क्या गई, अगर 16वें ग्रुप का है तो 15वें में आ जाएगा, 15वें का है तो 14वें में आ जाएगा, 14वें का तो 13वें में आ जाएगा, कम होती जाएगी, एक पोजीशन कम हो जाएगी। और जब पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ तो क्या हुई है, पॉजिट्रॉन एमिशन हुआ तो क्या हुई है, सर आपकी आवाज कट रही है। कट रही है आवाज। हाँ सर, थोड़ी थोड़ी। एक बार दक्ष, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है, एक मिनट रुक जा, फिर एक मिनट रुक जा दक्ष, एक मिनट रोक। मैंने तुम्हें बता दिया अभी, पॉजिट्रॉन एमिशन बता दिया है और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बता दिया, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बता दिया और पॉजिट्रॉन एमिशन। अब अभी आवाज नहीं आ रही क्लियर, अब आ रही है सर। अरे चलो, एक ये ध्यान रखना इस चीज में कि बीटा प्लस का जब डिके होगा, बीटा प्लस का जब डिके होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, चेक करेंगे खुद। बीटा प्लस का डिके होगा तो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब, हर केस में एनर्जी रिलीज होती है, बीटा प्लस के डिके में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक बार इसको चेक करेंगे खुद। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है, मैंने अभी तुम्हें बता दिया अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन बता दिया है, बीटा एमिशन दोनों बता दिए इसमें, पॉजिट्रॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी। तीसरा गामा रेडिएशन बता दिया है, इससे नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास। और फोर्थ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और N/P रेशियो हर केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है एक्सेप्ट इन बीटा एमिशन। बीटा, अब जैसे क्वेश्चन आया हुआ IIT के अंदर, क्वेश्चन है कि Al29 है और 13, इससे बनाया मैंने Al1327 जो कि स्टेबल है, तो तुम्हें बताना है इसके अंदर कौन सा एमिशन होगा, इसमें कौन सा एमिशन होगा, इसमें कौन सा एमिशन होगा। बोलो जरा कौन सा एमिशन होगा इसमें, बोला किसी को आंसर। बीटा एमिशन। हाँ सोच रहे किसने बोला नाम, आंसर ये है समय का। मई का, मई का बहुत अच्छे, बहुत सिंपल तरीका सोचने का इसका। इसमें क्या है, इधर N/P रेशियो कितना आ रहा है, 16/13, और इधर कितना आ रहा है 14/13, तो N/P रेशियो डिक्रीज कर गया ना इसमें, N/P रेशियो डिक्रीज कर गया, तो इसमें बीटा एमिशन होगा, कैसे होगा, ट्वाइस ऑफ 0 N1, ट्वाइस ऑफ 0 N1 लिया, और ये न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, प्रोटॉन में, ट्वाइस ऑफ 1p1 प्लस -1 E0 हो गया बीटा एमिशन। बीटा एमिशन बोलेंगे इसमें, बीटा एमिशन, समझ आया कि नहीं है। तो ये क्वेश्चन IIT एडवांस में पूछा हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। N/P रेशियो कभी भी डिक्रीज करेगा तो हमेशा बीटा एमिशन, N/P रेशियो कभी भी डिक्रीज करेगा तो हमेशा बीटा एमिशन। तो एमिशन मैंने बता दिया तुम्हें, अब खत्म हो चुका है हमारा टॉपिक ये। नेक्स्ट अब इस एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में पहला फर्स्ट पॉइंट,
हाउ टू कैलकुलेट एज ऑफ रॉक्स या एज ऑफ अर्थ कैलकुलेट करनी है तुम्हें। एज ऑफ कोई रॉक है, अर्थ है, तो इन सबकी अगर एज कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या माना गया है कि इनिशियली क्या प्रेजेंट था अर्थ के अंदर या किसी भी रॉक के अंदर, यूरेनियम प्रेजेंट था। इनिशियली क्या प्रेजेंट था, यूरेनियम 92 to 38। बहुत ध्यान समझना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत न्यूमेरिकल आईआईटी के अंदर आए हुए हैं, नीट में भी आए हुए हैं। इनिशियली रॉक के अंदर क्या प्रेजेंट था, यूरेनियम 92 to 38 वाला ये प्रेजेंट था, और फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है लेड के अंदर। फाइनली ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है, लेड में। लेड में कन्वर्ट हो रहा है 82 और मास इसका 206 इसका मास होता है। तो फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 82 206। ध्यान रखना, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी में पहला है एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ के अंदर हम निकाल रहे हैं अर्थ की एज कितनी है, या कोई भी रॉक प्रेजेंट है, पुराना पत्थर है कोई, उसकी हमें एज निकालनी है कितनी है। तो इनिशियली उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, यूरेनियम प्रेजेंट था। फाइनली क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, अब लेड प्रेजेंट है। यूरेनियम तो हो गई, यूरेनियम तो डिके कर ही रहा है। फाइनली लेड प्रेजेंट है। फाइनली क्या प्रेजेंट है, लेड। तो चलो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन इसके, तो तुम्हें मैंने बोला कि इसमें कितने अल्फा कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे, निकाले आंसर एक बार जरा। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइनली अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने एमिट होंगे इसके अंदर, हाउ मेनी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल विल बी एमिटेड, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बोलो, दक्ष बोल। दक्ष, सर 5 अल्फा और हाँ क्या आंसर है, चलो एक बार ध्यान देना फिर। मान लिया x है, मान लिया मैंने x अल्फा है, y बीटा, या इलेक्ट्रॉन जो भी है। तो यहाँ पे इक्वेट कर लो बस, और कुछ है थोड़ी इसके अंदर। 238 इज इक्वल टू 206 प्लस 4x प्लस 0y, 0y है ना ये, मास पहले इक्वेट कर दिया। अब नंबर 92 इज इक्वल टू 82 प्लस 2x माइनस y, नंबर इक्वेट कर दिया। अब सॉल्व कर लेंगे दोनों को, x और y में दो इक्वेशन है, कितना आ गया 32 8 4 आ गया, x कितना आ गया 32 8 आ गया ना, x 8 अल्फा हो गया। और बीटा निकालने हैं तो वैल्यू पुट कर देंगे इधर, कितना आ रहा है चेक करेंगे, 16 6 आ गया, 6 बीटा। नहीं समझ आया कैसे निकाला है, एक बार चेक करेंगे, समझ आ गया कैसे निकाला है। यस सर। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट Yes, है, sir. मेडिकल में भी आए हुए हैं क्वेश्चन, और ये आईआईटी एडवांस तक में पूछे हुए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब प्रेशर का रेशियो बोल देगा, एक गैस निकल रही है ना ये हीलियम गैस, तो इसको प्रेशर का रेशियो पूछेगा। तो प्रेशर का रेशियो पूछा है, मींस इसके मोल्स तुम्हें निकालने हैं मेनली, कितने मोल्स हैं इससे, फाइनली उससे निकल जाएगा। प्रेशर का रेशियो कुछ बोलता है, एनआरटी पे भी करके निकालते हैं जो। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बैलेंस करनी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो फिर नहीं, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा वो। और दूसरा ये तुम ऑरली भी निकाल लोगे, ऐसा नहीं कि ये इसी तरह से निकालना है। ऑरली कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी चीज, मास में सिर्फ हीलियम के फर्क पड़ेगा। बीटा पार्टिकल का मास तो क्या है, 0 है। बीटा पार्टिकल का मास क्या है, 0 है ही नहीं मास इसका। तो मास में फर्क किसके पड़ेगा, सिर्फ हीलियम की वजह से पता लगेगा। तो ये 238 है, ये 206 है, 32 यानी 8 सीधा सीधा आ गया ना। 32 का डिफरेंस आया मास में, तो एक का मास है 4, एक का मास 4 है, तो 8 हो गए अल्फा। और अगर 8 अल्फा आते हैं, 8 अल्फा आते हैं तो ये हो जाता 98 हो गया, यानी 6 बीटा होंगे। ये तो मन में निकाल सकते हो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। तो ये मैं रब कर रहा हूँ मेरी चीज, इसको कर लेना। मैं ऐसा नहीं कि इसी टाइप के 4-5 क्वेश्चन और कराऊं तो तुम्हें प्रैक्टिस कराऊं, ये तुम्हें आ जाना चाहिए एक ही से। तो अल्फा बीटा पूछेंगे ऐसे, तो निकालना आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना क्या प्रेशर का डिफरेंस आएगा, तो प्रेशर का डिफरेंस मींस हीलियम के थ्रू चेक करेंगे। तो ये निकाल लेना, इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद में देखेंगे। अभी ध्यान देना, अब मान लो किसी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे जो मोल रेशियो है,
किसी भी इंस्टेंट में मोल रेशियो है जो है वो है यूरेनियम इज टू लेड का मोल रेशियो है सपोज 3/2 है, सपोज 3/2, और हाफ लाइफ जो है यूरेनियम की वो है बिलियन ईयर्स, 1 बिलियन ईयर्स, 10⁹ ईयर्स। ये कुछ आइडिया भी होना चाहिए इस चीज का कि कैसे निकाल सकते हैं हम 10⁹ ईयर्स यानी 1 बिलियन ईयर्स। अब मैंने तुमसे पूछा कि एज ऑफ अर्थ क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, कोई भी तुम में से जो आंसर निकाल सकता है। अर्थ की एज हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, और एजम्पशन होता है कि लेड जितना भी आया सब यूरेनियम से आया है। व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ? मेरे को एक्सप्रेशन बता दो सिर्फ, किसी ने भी एक्सप्रेशन निकाला तो, कोई भी जिसने एक्सप्रेशन निकाल लिया है। यूरेनियम 92 था, 82 था, एक्स और वाई ये बने हैं। चलो मैं एक बार एक्सप्रेशन तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान दे देंगे एक बार ताकि मेरा टॉपिक खत्म हो जाए। ये एक्सप्रेशन तुम चाहो तो आराम से निकाल सकते हो एज ऑफ अर्थ का। टी क्या होता है 2.303 बाय के किससे निकल जाएगा टी हाफ से। लॉग ऑफ, फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन बननी है, लॉग ऑफ यूरेनियम प्रेजेंट इनिशियली, यूरेनियम प्रेजेंट फाइनली, क्योंकि हाफ लाइफ किसकी दे रखी है यूरेनियम की, तो इसी से तो निकलेगी एज ऑफ अर्थ। यूरेनियम इनिशियली कितना है, फाइनली कितना है। फाइनली क्या, अच्छा इनिशियल है, जब इनिशियल होगा केस तो उसमें क्या लेड प्रेजेंट होगा इनिशियली क्या लेड प्रेजेंट होगा? नहीं होगा ना। तो अब ध्यान देना, लेड 2 मोल है, ये देखो 3 मोल अगर ये है तो 2 मोल ये है, इसका मतलब ये यूरेनियम का फाइनल अमाउंट है। दिस इज द फाइनल अमाउंट ऑफ यूरेनियम, दैट इज 3। जब ये 2 मोल लेड कितने से बना होगा, 2 मोल लेड कितने से बना होगा, अगर 3 मोल यूरेनियम मान लू, 2 मोल लेड मान लू, तो 3 मोल यूरेनियम 2 मोल लेड कितने से बना होगा, 2 मोल से इसके 1 मोल ये है तो 1 मोल ये है ना, तो 2 मोल लेड कितने से बना होगा, 2 मोल यूरेनियम से। इसका मतलब यूरेनियम कितना खत्म हुआ, 2 मोल। अब कितना है 3 मोल, तो फाइनल यूरेनियम कितना हो गया 5 मोल। तो इसलिए ये आ जाएगा आंसर 2.303 बाय के तुम निकाल लोगे टी हाफ से यूरेनियम के। लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट कितना हो गया 5 मोल बाय 2 मोल, 3 मोल सॉरी। नहीं समझ आया समझ की नहीं है? आ गया सर। ये आ जाना चाहिए समझ, कोई टफ नहीं है, बस ध्यान रखना इनिशियल अमाउंट भी यूरेनियम, हाँ इनिशियल अमाउंट भी यूरेनियम का चाहिए, फाइनल अमाउंट भी यूरेनियम का ही चाहिए। लेड से कोई मतलब नहीं है हमें इनिशियल, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ पता है हमें, जिसकी हाफ लाइफ पता है उसी का इनिशियल और उसी का फाइनल अमाउंट। तो यूरेनियम का अमाउंट था फाइनली 3 मोल। फाइनली क्यों बोला मैंने, ये फाइनली क्यों बोला, क्योंकि लेड भी प्रेजेंट है। अगर लेड नहीं होता तो ये इनिशियल अमाउंट होता। अभी तो मैंने मोल रेशियो दे दिया, सपोज मैं इसी को दे दूं, ध्यान देना इसी को दे दिया, यूरेनियम बन रहा है, ये हमारा 238 था और ये बन रहा है लेड 206। मान लो मैंने तुम्हें दे दिया ये वेट रेशियो, मान लो मैंने दे दिया वेट रेशियो से यूरेनियम इज टू लेड का वेट रेशियो है 1:0.1। अब मैंने तुमसे बोला, और हाफ लाइफ यूरेनियम की वही होती है जो तुम्हें याद होगी अब, 1 बिलियन ईयर्स यानी 10⁹ ईयर्स। अब क्या आएगा एक्सप्रेशन अगर वेट रेशियो दे दिया तो? ये क्या चीज गिवन है, फाइनल मास ऑफ यूरेनियम 0.1 लेड कितने से बना होगा, वो निकाल लोगे तुम। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना, जो फाइनल अमाउंट है यूरेनियम का, फाइनल अमाउंट यूरेनियम का है उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज इक्वल टू 1/238। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इतने मोल्स है फाइनली, 1 ग्राम है 0.1 ग्राम है,
1 ग्राम तुम्हारे पास यूरेनियम बचा हुआ है, 0.1 ग्राम क्या बचा हुआ है, लेड। तो लेड का मेरे को वेट, यूरेनियम का वेट निकालना है कि कितना लेड में कन्वर्ट हुआ है वो। तो 0.1 ग्राम पहले लिखेंगे, 206 ग्राम, ये लिख देता हूं मैं, 206 ग्राम पीबी, ये मिलता है 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम से, 238 ग्राम यूरेनियम से। तो 0.1 ग्राम लेड कितने से मिला होगा, 0.1 ग्राम लेड कितने से मिला होगा, 238 बाय 206 इंटू 0.1, 238 बाय 206 इंटू 0.1, इतने से मिला होगा। तो ये आ गया हमारा यूरेनियम का जो अमाउंट खत्म हुआ था, यूरेनियम का जो अमाउंट खत्म हुआ था वो आ गया। और इनिशियल अमाउंट कितना है इसका, ये है। तो अब यूरेनियम इनिशियल कितना आ जाएगा, यूरेनियम इनिशियल विल बी फाइनल प्लस जो खत्म हुआ है, यानी 238 बाय 206 इंटू 0.1 प्लस 1 बाय 238। दिस इज द इनिशियल अमाउंट एंड दिस इज द फाइनल अमाउंट। के की टाइम का फॉर्मूला पुट करेंगे, 2.303 बाय के निकाल लेंगे टी हाफ से, लॉग ऑफ इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम कितना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ यूरेनियम ये है, बाय फाइनल अमाउंट क्या है 1 बाय 238। किसी ने एक्सप्रेशन बनाया, ये किसी ने भी ये एक्सप्रेशन बनाया था कि नहीं, चलो समझ आ गया कि समझ भी नहीं आया, एज ऑफ अर्थ वगैरह कैसे निकालते हैं। यस सर। चलो ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। अब है एज ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, फॉसिल फ्यूल्स, इनकी एज निकालनी है अगर, तो उसके लिए कार्बन डेटिंग मेथड है, कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन 14 लिख देना ताकि याद रहे, कार्बन 14 डेटिंग मेथड। तुम्हें किसी की भी किसी प्लांट की एज निकालनी है, ट्री की एज निकालनी है, या फॉसिल फ्यूल्स की एज निकालनी है, तो उसके लिए डेड प्लांट की, उसके ये पहला तो ये एक्यूरेट अप टू 30,000 ईयर्स तक, 30,000 साल तक हम एक्यूरेट एज निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट एज निकल जाती है इसमें, साल तक, ईयर्स तक, इतना मतलब निकल जाएगा आंसर तुम्हारा कि इतनी है। कार्बन 14 डेटिंग, दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एज ऑफ प्लांट्स और फॉसिल फ्यूल्स या ट्रीज। इसका तो मतलब ट्रीज जो है या प्लांट जो है, दे एब्जॉर्ब CO2, ट्रीज और प्लांट्स दे एब्जॉर्ब CO2। अब ये CO2 जो है नॉर्मल वाला भी होता है प्लस 14 रेडियो एक्टिव वाला भी होता है, यही हमें बताएगा, रेडियो एक्टिव वाला भी होता है और दूसरा भी नॉर्मल जो होता है वो भी होता है। अब CO2 यूज होता है प्लांट से फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो अपना फूड वगैरह ग्लूकोज वगैरह प्रिपेयर करते हैं इससे। अब ये जो कार्बन 14 है, ये मिलता कैसे है, ये अपर एटमॉस्फेयर में प्रोडक्शन ऑफ CO2 है, ये प्रोडक्शन ऑफ CO2। इसकी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन पूछी जाती है, प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये CO2 जो है अपर एटमॉस्फेयर में जब कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन ये स्ट्राइक करता है नाइट्रोजन के ऊपर, तो मिलता है कार्बन 14। कार्बन 14 मिलेगा, साथ में एक प्रोटॉन। और ये जो कार्बन 14 है ना, ये डिके करता रहता है धीरे धीरे करके, ये डिके करता रहता है। 6C4 डिके कैसे करता है, ये टूटेगा दोबारा 7N14 में, और साथ में इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये इक्वेशन रट देना दोनों, मेन इक्वेशन ये ऊपर वाली, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आनी चाहिए। अब जब तक कार्बन 14 जो है ये कंबाइन कर जाएगा O2 के साथ, क्या बना देगा, CO2। अच्छा नेक्स्ट क्लास तुम्हारी ना शाम को मैं शायद एक बार और लूंगा ताकि खत्म हो जाए चैप्टर ये। तो कार्बन 14 O2 से कंबाइन करके CO2 बना देगा, और ये CO2 जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे अलोंग विद नॉर्मल CO2। जब तक प्लांट्स लाइव हैं तब तक ये CO2 बनेगा खत्म होगा, बनेगा खत्म होगा, ऐसा होता रहेगा। लेकिन जैसे ही प्लांट्स डेड हो जाएंगे, तो अब सिर्फ इसका डिके होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, अब ये डिके करता रहेगा। अब ये रेडियो एक्टिव है तो ये डिके करता रहेगा, सही ना। इसका जो इनिशियल अमाउंट होता है कार्बन 12 बाय कार्बन 14 या कार्बन 14 बाय कार्बन 12, इसमें कार्बन 12 ज्यादा होगा कि कार्बन 14 ज्यादा होगा। लिविंग प्लांट्स के अंदर ये रेशियो होता है, क्या ज्यादा होगा, कार्बन 12, ये तो रेडियो एक्टिव है, 10⁻12 के आसपास का रेशियो होता है। तो जब प्लांट्स डेड हो जाएंगे तो हम उसका फाइनल अमाउंट चेक कर लेंगे। फाइनल अमाउंट चेक करने के बाद उसकी एज निकाल सकते हैं। 5770 हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, ये इसकी हाफ लाइफ है। फाइनली जब प्लांट डेड हो जाएगा तब रेशियो निकाल लिया मैंने, इसका फाइनल रेशियो, ये इनिशियल रेशियो है इसका,
फाइनल रेशियो निकाल लेंगे, फिर उससे टी निकल जाएगा।